हेलो 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 थिंकर्स, कैसे हैं आप सभी। इतनी बार हेलो किया है मैंने, आपका रिप्लाई करना बनता है। आपका रिप्लाई मुझे बताएगा कि कितनी एनर्जी आपके अंदर और कैसी चल रही है जर्नी आपकी पढ़ाई की, कैसे कैसी रिवीजन आपकी चल रही है, साथ की साथ रिवाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे चीज़ों को। किसी भी प्लेटफॉर्म किसी भी रिसोर्स से अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हैं तो साथ में रिवाइज करते रहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब काम आप करते होंगे। मैं डेली आपको वैसे रिमाइंड तो करवा ही देता हूँ। मैं मनमोहन आई थिंक क्लास के ऊपर फिर से आपके लिए करंट अफेयर की क्लास लेके आया हूँ, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ध्यान से सुनिए पूरी क्लास को, ऐसे घोट के पी जाइए पूरा। और अपने जो कलीग वगैरह हैं या क्लासमेट्स वगैरह हैं या एस्पिरेंट्स हैं जिनको आप जानते हैं, अपने दोस्तों को कामयाब होता देखना चाहते हैं, अपने साथ साथ उनके साथ शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपका कोई कमेंट आप करना चाहें जिसमें आप फीडबैक देना चाहें तो दे सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट है तो नीचे पट्टी पे हमारा व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, उस पर डीएम कर सकते हैं आप। और इसके अलावा जो भी इसकी पीडीएफ है, अगर बाई चांस आपको रिवाइज करने के लिए चाहिए हो तो करंट अफेयर की पीडीएफ मैं डेली इस चैनल के व्हाट्सएप चैनल पे मैं अपलोड कर देता हूँ। हमारा व्हाट्सएप का और टेलीग्राम का जो चैनल है उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। डेली के डेली आप अपडेट रह सकते हैं। हमारे चैनल पे जितने भी वीडियोस के लिंक आते हैं वहाँ पोस्ट कर दिया जाता है, और भी जो हमें लगता है कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट जो रिसोर्सेज हैं या कोई पीडीएफ वगैरह है, कोई नोटिफिकेशन है, तो हम वहाँ अपलोड कर देते हैं। आपका नुकसान कोई नहीं होगा अगर ज्वाइन कर लोगे तो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी और वो वाला डायलॉग तो नहीं मारूंगा मैं, थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहली न्यूज है हमारी, इंडिया अपग्रेड्स टेक्निकल मिशन इन काबुल टू फुल एम्बेसी। देखिए क्या हुआ कि 2021 में जैसे ही अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का राज आया, तालिबान ने ऑक्यूपाई किया, तो हमारी जो एम्बेसी थी वहाँ से हमने उठा लिया था। लेकिन वहाँ पे हमने एक टेक्निकल मिशन जो है उसको इनिशिएट कर दिया था, जो ह्यूमैनिटेरियन जो एड्स वगैरह हैं उनको प्रोवाइड करवाने के लिए। ठीक है, ताकि एक माइनर डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं वो बने रहें। और उस दिन के बाद आज हमने फुल एम्बेसी जो है वहाँ पे इस्टेब्लिश कर दी है। और ये पीछे वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर जो है अफगानिस्तान के, उन्होंने विजिट किया था, खान मुत्तकी साहब ने इंडिया को। और इसके लिए इंडिया के ऊपर पाकिस्तान ने ब्लेम भी लगाया कि इंडिया जो है प्रॉक्सी वार के अंदर इंडल्ज हो रहा है किसी न किसी तरीके से अफगानिस्तान के थ्रू। क्योंकि मैंने आपको न्यूज़ में कवर करवाया था कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में फायरिंग वगैरह, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग वगैरह हुई थी, जिसमें काफ़ी जवानों की जो है मौत हो गई थी। ठीक है, तो ये ब्लेम भी हमें देखने को मिला। लेकिन अपने को कोई फिक्र नहीं है भैया, जैसा मन करेगा वैसा करेगा भैया। ठीक है, हमने पूरी एम्बेसी जो है वहाँ पे ओपन कर दी है, और इसी के साथ अफगानिस्तान के साथ अपने जो है डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है दुरुस्त होते नजर आ रहे हैं। चलिए अगली न्यूज़ पे अगर हम जाएं तो इंडिया एडवांसेस ग्लोबल स्पाइस स्टैंडर्ड्स, 8th कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइस एंड culinary हर्ब्स सेशन फाइनलाइज कोडेक्स गाइडलाइंस। अब जो कमेटी है कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइसेस एंड culinary हर्ब्स की, उसका 8th सेशन चल रहा था। ठीक है, और इसके अंदर वेनिला, लार्ज कार्डमम और कोरिएंडर के ऊपर जो है वो ऐसी हर्ब्स और स्पाइसेस के अंदर इंक्लूड किए गए हैं जिनके अंदर जो किसी भी टाइप की कोई भी माल न्यूट्रिशियस जो है एडिशन नहीं है। और माल न्यूट्रिशियस तो मैं नहीं बोलूँगा, मैं एक तरीके से कोई भी मेलिशियस प्रैक्टिस के साथ उनको अल्टर्ड नहीं किया हुआ है, मैं ये बोलूँगा रादर। ठीक है, कई बार जो है शब्द और दिमाग आपस में तालमेल नहीं खाते। ठीक है, तो आप भी साथ के साथ करेक्ट करते रहिए। 2013 में जो है ये कमेटी गठित हुई थी, जिसके द्वारा जो काफ़ी सारी हर्ब्स वगैरह है, कलनरी वगैरह है, जो कि आपके किचन में भी यूज होती हैं, पुदीना, धनिया वगैरह, उनके अंदर कोई मिलावट ना हो, उनका एक ग्लोबल स्टैंडर्ड बनाया जाए ताकि जो कंज्यूमर्स हैं उनकी हेल्थ को प्रिजर्व किया जा सके, उनकी हेल्थ इंप्रूव रहे। उसके लिए ये चीज़ें बनाई है। तो इंडिया ने जब से ज्वाइन किया है इसको, इंडिया जैसे लीड कर रहा है, स्पाइसेस बोर्ड के थ्रू चेयर कर रहा है इस कमेटी को,
तो तब से 19 जो स्पाइसेस है इस कमेटी के अंडर पे रिकॉग्नाइज हो चुके हैं। ये दरअसल न्यूज़ है, ठीक है। अगर आपको आगे मैं पढ़ूं तो कोडेक्स स्टैंडर्ड डेवलप्ड अंडर, ये स्टैंडर्ड किसके अंदर डेवलप्ड होते हैं? द कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, जो कि एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है किस किस का? FAO का, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और WHO का, ठीक है, जो कि कंज्यूमर को की हेल्थ को प्रोटेक्ट करता है और एक फेयर इंटरनेशनल ट्रेड को इंश्योर करता है। ये वैसे लीगली बाइंडिंग नहीं है, अगर आ सकता है किसी ऑप्शन में आ सकता है कि ये जो कमेटी के गाइडलाइंस हैं, ठीक है, ये लीगली बाइंडिंग है या नहीं। ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, ये एक तरीके से बेंचमार्क का काम करते हैं कि एक स्टैंडर्ड, एक मिनिमल जो स्टैंडर्ड होता है स्पाइसेस का, कि वो इतने तो प्योर होने ही चाहिए एटलीस्ट। ये नहीं कि बिल्कुल हरी मिर्च का मता मेरे वो मिला दोगे या ईंट का बुरादा मिला दोगे, ठीक है, कोई मरे जाओ से। ये बेंचमार्क सेट करते हैं सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स के अंडर, जो कि एक एग्रीमेंट है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। और इंडिया एक सेंट्रल रोल प्ले करता है CCSH के अंदर, और इस्टेब्लिश जो हुआ था 2013 के अंदर, ये मैंने आपको बता दिया। और चेयर्ड बाय इंडिया, किसके साथ चेयर कर रहा है? स्पाइस बोर्ड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कोची, एक सेक्रेटेरिएट के तरीके से काम कर रही है मिनिस्ट्री इसके अंदर, ठीक है। बाकी की न्यूज़ मैंने आपको बता दी। हाँ, ये चीज़ है कि वेनिला जो है कहाँ ग्रोन होती है इंडिया के अंदर? केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु के अंदर। और ग्लोबली प्रोडक्शन कहाँ होता है इसका ज़्यादातर? मेडागास्कर, इंडोनेशिया एंड मैक्सिको के अंदर। मैं आजा मैक्सिको चलिए, आजा मैक्सिको चलिए वाला वही मैक्सिको है ये, ठीक है। तो मैक्सिको जाके आप वनीला खा सकते हैं, इसलिए करण औजला का गाना है शायद, ये वो शायद वनीला खिलाना चाहता है मैक्सिको ले जाके, ठीक है। इट रिक्वायर्स, क्या रिक्वायर्ड है इसका? टेम्परेचर 21 से 32 डिग्री सेल्सियस हो, रेनफॉल है जो एनुअल वो कितना हो? 2000 से 2500 mm की बारिश जरूरी है, लाइट हो, पोरस सॉयल हो, जैसे खरदरी सॉयल होती है ना, सॉफ्ट सी, ठीक है। और लार्ज कार्डमम की बात करें, बड़ी इलायची की, तो इंडिजिनस है वो ईस्टर्न हिमालयन रीजन के लिए, वहाँ पाई जाती है ज़्यादातर। और एक तरीके से कलिनरी और मेडिसिनल स्पाइस आपके किचन में भी यूज़ होती है और मेडिसिनल स्पाइस के तौर पे भी यूज़ होती है, ठीक है। चलिए जी, अगली न्यूज़ देखें। बथाऊ रिलीजन, जो कि असम का रिलीजन है, उसको सेपरेट सेंसस कोड जो है ग्रांट कर दिया है। अभी जो नेशनल सेंसस होने वाला है, जो उसके लिए ये तैयारियां की जा रही हैं। जो असम की ट्राइब है, बोडो कम्युनिटी है, जो वो इस रिलीजन को फॉलो करती है, बथाओ रिलीजन को। पहले क्या था कि पहले के जो सेंसस होते थे उसमें इन रिलीजन को जो है अदर्स की कैटेगरी में डाल दिया जाता था, लेकिन अब जब ये नई लिस्ट जारी होगी रिलीजन्स की, तो अलग से इसका नाम मेंशन आपको कहीं होता हुआ दिखेगा, बथाओ रिलीजन, ठीक है। और फिर वो उसको कितने फॉलोअर्स हैं उसके, वो सेंसस के अकॉर्डिंग पता चल जाएगा भाई, ठीक है। ये पहला ऑफिशियल रिकॉग्निशन है इसका। और बात करें इस रिलीजन की, तो ये एंशिएंट स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, जिसमें वर्शिप किस चीज़ की होती है? नेचर की वर्शिप होती है। और 5 जो एलिमेंट हैं, जैसे फायर, वाटर, अर्थ और स्काई, एयर वगैरह की, ठीक है। सेंट्रल सिंबल इसका है सिजोऊ प्लांट, जो कि रिप्रेजेंट करता है बथाऊ बुराई, जो कि सुप्रीम गॉड है, ठीक है। सिजाऊ प्लांट के थ्रू जो है बिथाऊ ब्राई, जो इनका सुप्रीम गॉड है, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और रिचुअल जो है डीपली एम्बेडेड है बोडो कम्युनिटी की कल्चरल लाइफ के अंदर। इससे पहले जो फॉलोअर्स हैं इसके, अदर्स की कैटेगरी के अंदर जो है काउंट किए जाते थे सेंसर रिकॉर्ड के अंदर, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया था। असम की बात चल रही है, तो क्यों ना हम असम की कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें और इंपॉर्टेंट बातों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चीफ मिनिस्टर वहाँ के हिमंत बिस्वा शर्मा है, और कैपिटल दिसपुर है। वहाँ की गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। वहाँ के नेशनल पार्क की अगर हिट लिस्ट देखें तो काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, डिब्रू शेखोवा नेशनल पार्क है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन कौन सी है? पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, औरंग नेशनल पार्क, बूरा छपोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नामेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखिए आप, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको
जो भी डाटाबेस है सारी चीज़ें अपडेट भी करनी पड़ेंगी और ये साथ के साथ लिखनी भी पड़ेंगी। कैसे लिखते हैं, कैसे नोट्स बनाते हैं, इसके लिए मैंने वीडियो पहले डाल दिया है, हाँ हमारे चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगी। जाके थोड़ा सा टाइम निकालिए और उस वीडियो को देखिए। तो जो भी रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, मैंने जितना भी हो पाया उस टाइम, जितना भी याद आया मैंने शेयर किया है, उसको अपने जीवन में उतारिए और मौज उड़ाइए जी। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम चलते हैं। इंडिया यूके ने लॉन्च कर दिया है, क्या लॉन्च किया है भाई? रामानुजन जूनियर रिसर्चर प्रोग्राम। रामानुजन साहब मैथमेटिशियन थे, इंडियन मैथमेटिशियन थे, बहुत लेजेंडरी मैथमेटिशियन थे। उन्हीं की याद में यूके और इंडिया ने एक जॉइंट प्रोग्राम लॉन्च किया है, और जिसके अंदर जो यंग इंडियन टैलेंट को फोस्टर किया जाएगा थ्योरेटिकल साइंसेज के अंदर। और कोलैबोरेट कौन करेगा इसमें? इंडिया के साथ कौन कोलैबोरेट कर रहा है? यूके का लंदन इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज। ठीक है, ये थ्योरेटिकल साइंसेज के अंदर जो यंगस्टर्स हैं उनको फोस्टर करने का मतलब, और उनकी हालात जो बिगड़े हुए हैं आजकल टिकटॉक वगैरह देख के और रील वगैरह बना के या देख के गंदी गंदी हैं छिछोरापंथी वाली, वो जो उनका दिमाग सड़ गया है, वैसे बच्चों को भी सुधारने का काम किया जाए तो अच्छी बात है। लेकिन ऑलरेडी जो एडवांस है शायद वही लाभ उठा पाएंगे। एडवांस वर्ड मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि जो स्मार्ट बच्चे हैं वो सारे मज़े ले जाते हैं। ठीक है, 3 डायमेंशनल स्वाद। चलिए नेक्स्ट न्यूज़। मसाको नोजावा बिकम्स फर्स्ट वॉइस एक्टर ऑनर्ड एज जापान्स पर्सन ऑफ कल्चरल मेरिट। देखिए, जापान के अंदर जो पर्सन ऑफ कल्चरल मेरिट अवार्ड है वो उन आर्टिस्ट को दिया जाता है जो कि अपने फील्ड के अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है काम करते हैं। इससे पहले जो है मसाका नोजावा जो कि एक वॉइस आर्टिस्ट है, ये पहली वॉइस आर्टिस्ट हैं जो कि वॉइस आर्टिस्ट की कैटेगरी में इनको अवार्ड मिला है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये पहली आर्टिस्ट ही हैं जिनको किसी भी कैटेगरी के अंदर अवार्ड मिला है। वॉइस आर्टिस्ट की अगर क्वेश्चन में बात की जाए कि पहली वॉइस आर्टिस्ट कौन थी जापान की इस अवार्ड को लेने वाली, तो नाम लिखेंगे मसाको नोजावा। ठीक है, और इस अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी भाई? कब हुई थी? कुछ लिख रखा है मैंने? नहीं, शायद इस बात की कोई खबर जो है मिली नहीं। चलो कोई बात नहीं। मोसाको नोजावा जो है एक लेजेंडरी वॉइस है किसके पीछे? जो सोन गाकू करेक्टर है ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइजीज का। सोन गाकू एक आपने देखा होगा एनिम करेक्टर है, उसके पीछे जो आवाज है वो इन लेडी की है, मसाको नोजावा की, और उसी के लिए इनको अवार्ड मिला है। ठीक है, और ये अवार्ड कहाँ दिया जाएगा? 3 नवंबर को द ओकुरा टोक्यो होटल के अंदर। ठीक है, और इस्टेब्लिश है, यस 1951 के अंदर इस्टेब्लिश हुआ था। तभी मैं करूं कि मैंने कहीं लिखा था 1951, लेकिन मैं बोल हिचकिचाते हुए नहीं पाया कि कई बार चीज़ें आप बहुत कुछ बोलना चाहते हो लेकिन इस डर से रह जाते हो कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। वो मीम्स नहीं चलते कि अच्छा करने जाता हूँ बुरा पता नहीं कैसे हो जाता है। तो मैं नहीं चाहता था कि विदाउट एनी क्रॉस वेरिफिकेशन मैं आपको कोई भी फैक्चुअल डिटेल जो है पास ऑन करूं, जिसकी वजह से बेशक इस चीज़ के चांसेस कम हो कि ये पूछा जाए, लेकिन फिर भी अगर आ गया तो एक क्वेश्चन की कीमत मैं तो जानता हूँ, रमेश बाबू बेशक ना जानते हो। ठीक है, तो क्रॉस वेरिफिकेशन जरूरी थी, इसलिए मैंने बताया नहीं था तब। यहाँ अब मिल गया, अब मैं संतुष्टि से बता सकता हूँ। चलिए, इस अवार्ड के तहत जो है एक लाइफ टाइम स्पॉन्सरशिप मिलती है। एनुअली जो है विनर को $23,300 की राशि जो है मिलती रहती है। ठीक है, इससे पहले जो हयाओ मियाजाकी जो कि एक फिल्म मेकर हैं जिनके गिबली आर्ट वगैरह के अंदर नाम अभी रिसेंटली वायरल हुआ था, जब गिबली आर्ट जो है आपका ये जेमिनी वगैरह पे क्रिएट होने लगी थी फोटोज वगैरह, उनको भी ये अवार्ड मिला हुआ है भाई। ठीक है, चलिए, इंडिया रैंक्स 9th किस चीज में? ग्लोबली इन टोटल फॉरेस्ट एरिया। टोटल फॉरेस्ट एरिया के अंदर ग्लोबल में हमारा कौन सा रैंक है? 9वां नंबर है। और इसके पीछे काफ़ी स्कीम को जो है श्रेय जाता है, लेकिन काफ़ी सारे कंसर्न भी है। अगर पीछे की न्यूज़ अगर देखी जाए तो, और फैक्चुअल अगर वो बिल्कुल ठीक है, जैसे कि बिहार में जो है लीज पे जो जगह दी गई और उसमें जितने भी पेड़ है ऐसे कटवाए गए और कटवाए जा सकते हैं, कम से कम मिलियन ऑफ जो ट्रीज़ हैं मैंगो के। अब उसके
पैरेलली कितने उगाए जाएंगे, एक पेड़ माँ के नाम के तहत जो इनिशिएटिव के तहत कितने उगाए जा सकते हैं, ये देखने की बात है। ऐसी ऐसी चीज़ें काफ़ी इम्पैक्ट करती हैं हमारी इस रैंकिंग को। ठीक है, तो हम 9th नंबर पे बने हुए हैं टोटल फॉरेस्ट एरिया के अंदर ग्लोबली, और 3rd नंबर पे बने हुए हैं कि एनुअली हम कितना फॉरेस्ट एरिया बढ़ा पा रहे हैं। ठीक है, ये दोनों रैंक अलग अलग है। टोटल फॉरेस्ट एरिया के अंदर हम 9th नंबर पे हैं, और एनुअली हमने कितना इंप्रूव किया फॉरेस्ट एरिया को, उस पे 3rd नंबर पे हैं। ठीक है, और ये किसके अकॉर्डिंग दी गई है ये रैंक? ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2025। ठीक है, जो कि रिलीज करता है कौन? फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, बाली के अंदर ये रिलीज हुआ था, ये मैंने आपको बता दिया। इंडियन नेवी का जो INS सह्याद्री अराइव हो चुका है जापान के अंदर। किस चीज के लिए? जापान इंडिया की मैरीटाइम एक्सरसाइज, जिसको जेमेक्स बोलते हैं 2025 की, उसको अटेंड करने के लिए। वैसे अक्टूबर 16-17 के बीच में हुई थी ये, पहुंच 5 के फारिक होली थी। ठीक है, ये शायद न्यूज़ कहीं छूट गई थी मेरे से, तो मैंने अब बता दिया। इसमें आप ध्यान रखें कि जेमेक्स एक्सरसाइज है, आपसे पूछ लिया जाएगा किन 2 देशों के बीच की एक्सरसाइज है, तो और या फिर आर्म्ड फोर्सेस की कौन सी विंग इनके अंदर इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो नेवी जापान और इंडिया के बीच, और 2025 में अक्टूबर 16-17 में हुई थी ये। ठीक है, कहाँ हुई थी? योकोसुका जापान के अंदर। इतना ही है। ये एक स्टील्थ फ्रीगेट है शिवालिक क्लास का सह्याद्री। स्टील्थ फ्रीगेट का मतलब ये होता है कि ऐसी जो शिप जो काफ़ी सारे सेंसर से बच के, जो डिटेक्ट जिसको किया ना जा सके। ठीक है, चलिए, IIT मद्रास का फिर से नाम आया है। क्या कारनामा किया है इन्होंने? IIT मद्रास का जो प्रवर्तक एक लैब है, वो इंडिया की पहली ऑथराइज्ड लैब बन गई है। किस चीज़ की? जिसके अंदर 5G का कोर नेटवर्क फंक्शन जो है वो टेस्ट होंगे। ठीक है, बस ये नाम याद रखना कि प्रवर्तक क्या है, पूछ लिया जाए तो ये IIT मद्रास के अंदर एक लैब है जिसके अंदर 5G का कोर नेटवर्क जो है उसको टेस्ट किया जाएगा, उसके फंक्शन को। मोरक्को ने पहली बार अंडर-20 फीफा वर्ल्ड कप टाइटल जो है जीत लिया है। ये वर्ल्ड कप चल रहा था, मैंने आपको कवर भी करवाया था। 2009 में अफ्रीकन टीम जो कि घाना से थी उसने जीता था, और 2009 के बाद अब मोरक्को ने अर्जेंटीना को 2-0 से हराकर अंडर-20 का फीफा वर्ल्ड कप अपने हक में कर लिया है। और ये कहाँ चल रहा था वर्ल्ड कप फाइनल इसका? चिली के अंदर। ठीक है, और इससे देखने को पता चलता है कि एक कोई भी अफ्रीकन कंट्री जो इतना मशक्क़त करके अपनी फुटबॉल की टीम तैयार करती है और एक इंटरनेशनल लेवल पे एक बढ़िया टीम को हरा के और अपना नाम जो है, अपना डंका बजाती है, ये दिखाता है कि वहाँ का यूथ अलग अलग फील्ड में काम कर रहा है। ठीक है, तो डे टू डे हमारे एंग्जाइटी बढ़ती जा रही है कि जो चीज़ें, जो मेडल टैली है वो कहीं कम ना होती चली जाए। हाँ, पैरा ओलंपिक्स में तो हमारे जवान अच्छे कर ही रहे हैं, शायद उनके अंदर हौसला इतना भरा हुआ है, और बाकी के लोग जो ऑस्टियोपोरोसिस के शिकार हो चुके हैं, हड्डियों में पानी भर चुका है। लेकिन उनसे रिक्वेस्ट है, उनसे अर्ज है कि भैया अपनी सेहत का ख्याल रखें और एक्स्ट्रा की चीज़ों में अपना माइंड जो है डेविएट ना करें। चलिए, अगली न्यूज़ ये है कि इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 22 अक्टूबर। स्टटरिंग का मतलब होता है कि जैसे मैंने स्टटरिंग बोलते हुए भी मैं बीच में थोड़ा सा अटक गया मान लो, या फिर हकलाना अच्छे से, ये एक स्पीच की कंडीशन है जिसके अंदर आप अच्छे से बोल नहीं पाते। इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है कि ऐसे लोग जो कि इस सिचुएशन से डील कर पा रहे हैं उनको इन्वॉल्व किया जाए, उनको हौसला दिया जाए। ठीक है, और ये हर साल मनाया जाता है। 22 अक्टूबर को इस्टेब्लिश हुआ था 1998 के अंदर भाई। ठीक है, चलिए इसके बाद देखें तो इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे, ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? 23 अक्टूबर को। और इंडिया का फर्स्ट जो स्नो लेपर्ड सेंसस हुआ था उसके अंदर 718 इंडिविजुअल अक्रॉस द हिमालय जो है रिकॉर्ड किए गए थे। ठीक है, और इनिशिएटिव चलाया गया है अब की बार एक 23 for 23, यानी आप 23 मिनट्स निकालिए, ऐसी कुछ एक्टिविटीज कीजिए जिससे एक कम्युनिटी
के अंदर ये भावना पैदा हो कि स्नो लिपर्ड की क्या मतलब महत्व है और उसे बचाना कितना जरूरी है। और ये प्रोग्राम अलाइन करता है किसके साथ? ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम के अंदर, जो कि अलग अलग कंट्रीज को ये हिदायत देता है कि इस प्रजाति को बचा के रखें भाई। ठीक है, ये स्नो लेपर्ड आप देख सकते हैं। चलिए, वर्ल्ड पोलियो डे की बात करें तो 24 अक्टूबर को एनुअली ये ऑब्जर्व किया जाता है और पोलियो को बोलते हैं पोलियोमाइलिटिस। ठीक है, और इसके तहत जो है मैं आपको बताऊंगा कि पोलियो के कितने टाइप है, कौन कौन सी वैक्सीन किस किस साइंटिस्ट ने इजाद की, तो थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए। पोलियो डे के साथ साथ हम कोमेमोरेट करते हैं किसकी बर्थ एनिवर्सरी को? डॉक्टर जोनस सॉक, जिन्होंने एक वैक्सीन भी इजाद की है पोलियो की, और उन्होंने पहली टीम जिन्होंने वैक्सीन बनाई उसको लीड किया था भाई। ठीक है, ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव की बात करें तो वो 1988 में लॉन्च हुआ था, और किसकी पार्टनरशिप थी उसमें? नेशनल गवर्नमेंट्स की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, रोटेरी इंटरनेशनल। ये जो है रोटेरी इंटरनेशनल ही पोलियो डे को सेलिब्रेट करता है भाई। ठीक है, और यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, और यूनिसेफ जो कि यूएन का इंटरनेशनल चाइल्ड जो इमरजेंसी फंड बोलते हैं जिसको, वो, और द बिल एंड मेलिंडा गेट्स की फाउंडेशन है एक जो एनजीओ है बिल गेट्स वगैरह की, वो भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही थी इस चीज़ के अंदर। और अभी हाल फिलहाल की परिस्थिति देखें तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में ही पोलियो का कुछ अंश रह गया है, बाकी तो सब जगह बोल रहे हैं कि खत्म हो गया। ये 3 टाइप के पोलियो वायरस होते हैं, टाइप 1, 2, 3। अगर बात करें वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 2 की, तो ये इरेडिकेटेड डिक्लेयर कर दिया था 2015 में, टाइप 3 को डिक्लेयर कर दिया था 2019 में, लेकिन टाइप 1 जो है वो अभी भी कहीं कहीं किसी किसी रीजन के अंदर सर्कुलेट कर रहा है। 2 वैक्सीन का जिक्र मैं कर रहा था, तो 2 वैक्सीन देख लेते हैं कौन कौन सी है। इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन, जो कि डेवलप की थी किसने? डॉक्टर जोनस सॉक ने 1955 के अंदर। सेकंड है, और ये वैक्सीन कैसे लगती है? इंजेक्शन के थ्रू, ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन। ये डेवलप की थी डॉक्टर अल्बर्ट सेबिन ने 1960s के अंदर, अर्ली 1960s के अंदर, और ये एक तरीके से ओरली एडमिनिस्टर की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर बात करें सौर प्रोग्राम की। सौर प्रोग्राम क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, स्किलिंग फॉर एआई रेडीनेस। ठीक है, इसको सौर बोलते हैं। जुलाई 2025 में इसको लॉन्च किया गया, और इस प्रोग्राम के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन को प्रमोट किया जाएगा स्कूल करिकुलम के अंदर। जो 6ठी से 12वीं क्लास के बच्चे हैं उन बच्चों के लिए और इवन एजुकेटर्स के लिए जो है ये प्रोग्राम चलाया गया, ताकि वो फेयर प्रैक्टिसेस जो है एआई के तहत कैसे की जाती हैं और कैसे इंप्रूवमेंट की जा सकती है, स्किल लर्निंग का प्रोग्राम है ये। ठीक है, और ये फ्लैगशिप इनिशिएटिव किसके अंडर लिया गया है? स्किल इंडिया मिशन के अंडर, जो कि एआई लिटरेसी को और कॉम्पिटेंसी को स्ट्रेंथन करेगा। ठीक है, और इंप्लीमेंट किसके द्वारा किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। किसके साथ कोऑर्डिनेट करके? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ कोऑर्डिनेशन में है भाई। ये शोर इसका लोगो है, मॉड्यूल फॉर टीचर। चलिए, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, अगर आपने कभी न्यूज़पेपर उठाया हो और उठा के उसमें ध्यान से देखा हो, तो कभी बार ये बोलते हैं कि FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया, ग्रे लिस्ट के दोबारा अंदर कर दिया। तो ये क्या है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स? ये एक तरीके से ऐसी बॉडी है जो कंट्रीज के ऊपर मॉनिटरिंग करती रहती है। ऐसी कोई कंट्री, ऐसा कोई स्टेट का मतलब यहाँ नेशन ही मान के चलो, ग्लोबल की बात चल रही है। ठीक है, तो जो नेशन या जो स्टेट एक कोई भी इलिसिट प्रैक्टिस के अंदर जो है इन्वॉल्व ना हो, कि अपना जो फाइनेंशियल रिजर्व है उसका मिसयूज करके टेरर फंडिंग जैसा काम करता हो और किसी और कंट्री के अंदर अनरेस्ट फैलाने का काम करता हो, उस चीज़ों को लुक आफ्टर करता है FATF। तो क्या न्यूज़ हम देखते हैं, पेरिस के अंदर इसका प्लेनरी जो प्रोग्राम चल रहा था, तो उसके अंदर काफ़ी सारे स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म फाइनेंसिंग को रोकने के लिए जो गाइडलाइंस है वो इशू की गई हैं। अगर बात करें FATF की, तो एक इंटर गवर्नमेंटल पॉलिसी मेकिंग बॉडी है
और ग्लोबल स्टैंडर्ड जो है सेट करती है, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग और पॉलिफरेशन फाइनेंसिंग वगैरह को रोका जाता है। भाई ये मैंने बता दिया कि क्या इंश्योर करती है। कंट्रीज को इफेक्टिव लीगल, रेगुलेटरी और ऑपरेशनल मेजर्स लेने के को बोलती है, जिससे फाइनेंशियल सिस्टम का मिसयूज, टेररिज्म के अंदर कम हो सके। ठीक है, ये इस्टेब्लिश हुई थी 1989 के अंदर। G7 कंट्रीज ने इसको जो है इस्टेब्लिश किया था। अब G7 कंट्रीज में कौन कौन सी कंट्री आती है, मैप मैंने यहाँ लगा रखा है। G7 के अंदर USA, UK, फ्रांस, इटली और आपका और क्या रह गया, जर्मनी और कनाडा। ठीक है, ये आपकी G7 में है। इसके अंदर एक और ऐड कर दोगे रशिया को तो G8 बन जाएगी, और G20 की बाकी ये कंट्रीज। आप इसको डाउनलोड करके, इसको पॉज करके, जैसे भी आप इसको देख सकते हैं कौन कौन सी कंट्री, जूम कर सकते हैं आप। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका जो G7 का FATF का है वो कहाँ है, पेरिस, फ्रांस के अंदर। और होस्ट कौन कर रहा है इसको, OECD, जिसकी फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ हम बढ़ते हैं। तो ये न्यूज है बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। ब्लैक बग रिसेंटली छत्तीसगढ़ के अंदर धीरे धीरे कम होते जा रहे थे, लेकिन एक 5 ईयर प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया उनको बचाने के लिए, और उसके तहत ये देखा गया कि अच्छी रिकवरी देखने को मिली है 21 से 26 के बीच में बरवाना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर। तो न्यूज़ क्या है, ब्लैक बग को लोकली एक्सटिंक्ट जो है डिक्लेयर कर दिया था 2017 में छत्तीसगढ़ के अंदर, लेकिन अभी रिमार्केबल रिकवरी उसने दिखाई है 5 ईयर रिवाइवल प्लान के अंदर, जो कि 21 से 26 तक चला, और बारवाना पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर ये चीज़ देखने को मिली है। बारवाना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ सिचुएटेड है, बलौदा बाजार डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो कि छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। चलिए इसी के साथ आज के मुख्य समाचार समाप्त होते हैं। मैं मनमोहन उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। कहीं कोई चीज़ छूट गई होगी तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं। आप रिवाइज ज़रूर करते रहिए और हमें सपोर्ट ज़रूर करते रहिए, क्योंकि मैं आपकी इस जर्नी में आपका साथी बन के आपके साथ साथ हर उस मोड़ पे आपको खड़ा मिला पाऊंगा जहाँ पे आपकी एजुकेशनल जर्नी में कोई दिक्कत आ गई। हमें ज़रूर आप अपना कोई भी एजुकेशनल डाउट जो है, या कोई कहीं आपकी एजुकेशनल स्ट्रेटजी के अंदर आपको कोई दिक्कत आ रही है, कोई और इशू आ रहा है, तो हमें आप कभी बेधड़क रोक टोक सकते हैं। हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे जितना मुमकिन हो सकेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस थिंकर। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक्स के साथ, जो कि आपकी इस जर्नी को और इम्प्रूव करेगी। थैंक यू वेरी मच।